जनमन धन एबीपी न्यूज पर बजट पर यह बड़ी कवरेज जारी। और आपको बता दें, नोटबंदी के बाद देश को उम्मीदों के बजट का इंतजार था और आखिरकार देश का बजट सबके सामने आ चुका है। इसी पर बात करने के लिए मोदी सरकार के कद्दावर मंत्री रविशंकर प्रसाद जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रविशंकर जी, बहुत बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज में। और पहला सवाल मेरा आपसे ये सर कि नोटबंदी के बाद मिडिल क्लास को जिस तरीके से बजट से उम्मीदें थी, क्या लगता है आपको मिडिल क्लास को इस बजट से क्या मिला? देखिए, पहली बात आप जान लीजिए कि मिडिल क्लास को इनकम टैक्स में बहुत बड़ा एग्जम्पशन मिला है। 5% का सीधा फायदा हुआ है। इसके अलावे मिडिल क्लास के लोग काफ़ी टैक्स देते हैं, उसका इंसेंटिव मैंने आपको बताया। लेकिन इस पूरे बजट को अगर आप मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास में देखेंगे, इसको पूर्णता में देखने की जरूरत है। और ये बदलाव का बजट है। इसके अगर आप मुझसे पूछेंगे, इसके 4 अंग हैं, कंपोनेंट हैं। पहला है ग्रामीण विकास को आगे बढ़ाना। 10 लाख करोड़ एग्रीकल्चर क्रेडिट के लिए उपलब्ध है। 1,87,000 करोड़ ग्रामीण विकास के लिए उपलब्ध है। मनरेगा की राशि 48,000 करोड़ बढ़ा दी गई है, आपको मालूम है। उसके अलावा उसमें डिजिटल को जोड़ने की कोशिश की गई है। 65,000 जो कोऑपरेटिव बैंक है वो कंप्यूटराइज हो, वहां ईमानदारी से काम हो। 50,000 ग्राम पंचायतों को गरीबी से निकालने के लिए पूरा एक फोकस प्रोग्राम इसमें आपने देखा होगा। प्लस आप इंफ्रास्ट्रक्चर, आइए दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, 3,96,000 करोड़, जिसमें 2,41,000 करोड़ सिर्फ आपके ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए है। तो ये मैं दूसरा एक महत्वपूर्ण विषय बताना चाहूंगा। तीसरा, जो पूरी अर्थव्यवस्था को प्रामाणिक, पारदर्शी बनाने की कोशिश। अधिक लोग टैक्स कंप्लायंस करें, आधे पेज का फॉर्म होगा। आपकी कंपनियां हैं जो 50 करोड़ का टर्नओवर है, वो भी उनकी संख्या 96% है सारी कंपनियों में। आप वहां आएंगे तो कॉर्पोरेट टैक्स 30% से 25% हो गया। तो पूंजी निवेश हो, अधिक लोग टैक्स कंप्लायंट बने, ग्रामीण क्षेत्र का विकास हो, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो, यह पूर्णता में ध्यान रखा गया है। एक जो इसमें डिजिटल पुश को काफी जो आगे बढ़ाया गया है, जो विभाग मेरा देखता है, डिजी गांव, भीम ऐप का पेमेंट और कई तरह के और जो सुविधाएं दी गई हैं डिजिटल पेमेंट के लिए, कि कैश की राशि आप 3 लाख से अधिक नहीं दे सकते। तो ये भारत को पारदर्शी बनाने की कोशिश है, जो मैं तीसरी बात कहना चाहूंगा। और चौथी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री ने हिम्मत की है कि देश के पॉलिटिकल फंडिंग को, राजनीतिक फंड को भी ठीक करना है। तो सिर्फ 2,000 आप कैश में ले सकते हैं, जो चुनाव आयोग की अनुशंसा थी। और बाकी सारा आप डिजिटल पेमेंट करिए, चेक से पेमेंट करिए, बेरर बॉन्ड दीजिए, एक आपका बाकायदे असाइन अकाउंट होगा, उसमें आप जाके उसको इन कैश करा पाएंगे और आपको बताना पड़ेगा कि आपने कितना इलेक्टोरल बेरर बॉन्ड लिया है। तो आप पूर्णता में देखेंगे तो किसान, ग्रामीण क्षेत्र, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर, गरीबों के लिए मकान, उद्यमिता को पुरस्कार, कौशल को पुरस्कार, टैक्स कंप्लायंट को इंकरेजमेंट, और जो कानून को तोड़कर भागते हैं उनकी संपत्ति को जब्त करने के कानून की घोषणा। यह देखेंगे तो आपको लगेगा कि यह बहुत ही प्रभावशाली, क्रांतिकारी और देश को आगे बढ़ाने वाला बजट है। बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय नहीं। जो आपके विरोधी हैं वो भी इस बात को मानेंगे कि चाहे राजनीतिक चंदे में पारदर्शिता लाने की बात हो या फिर भ्रष्टाचार, कालेधन पर लगाम लगाने के लिए जिस तरीके से डिजिटल इंडिया की तरफ सरकार ने बजट के जरिए कदम बढ़ाया है, उसकी तारीफ होगी। लेकिन मैं आपसे जरा समझना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस बजट को कहा है कि दाल से लेकर डेटा तक का ख्याल रखा गया है इस बजट में। इस पर जरा रोशनी डालिए। बिल्कुल, ये प्रतीकात्मक उनकी टिप्पणी है कि दाल की काफी उपज आगे बढ़ी है। दाल को लेकर परेशानी हुआ करती थी। आप देखिए, भारत का कृषि विकास 4.1% की बात इसमें कल्पना की गई है। कृषि की व्यवस्था मैंने बताया, चाहे वो सॉइल हेल्थ कार्ड हो या फसल बीमा योजना की राशि को आगे बढ़ाया गया हो। मैंने किसानों के क्रेडिट की बात की, 10 लाख करोड़ की बात की। तो ये हो गया दाल की कहानी। अब दाल से डेटा की कहानी क्या है? डेटा की कहानी है डिजिटल इंडिया को प्रमोट करना, डिजिटल पेमेंट को प्रमोट करना, डिजी गांव की स्थापना करना।
आपको बता दूं, हम 5,000 गांव को डिजिटल रूप से पहले चरण में प्रभावी डिजिटल गांव बनाएंगे, जहां डिजिटल शिक्षा, डिजिटल स्वास्थ्य, इन सबों की चिंता करेंगे और वो गांव बाकी गांव के लिए प्रेरणा बनेंगे। और जो मैंने बताया डिजिटल पेमेंट की बात, चाहे वो पार्टी का फंड हो या बाकी सारी चीजें हो, हम साइबर सिक्योरिटी को जो मजबूत कर रहे हैं वो सारी बातें हैं। तो दाल से डेटा, ये कहानी है इस बजट की। प्रधानमंत्री के शब्द बहुत ही सुंदर शब्द हैं, उसका भाव यह है। बिल्कुल, बहुत सुंदर शब्द देश सुन रहा था, लगातार टिकटिकी लगाए हुए लोग बैठे हुए थे और एबीपी न्यूज पर सुबह से जन मन धन बजट पर ये हमारी भी विशेष कवरेज लगातार जारी है रविशंकर प्रसाद जी। और ऐसे में एबीपी न्यूज में हमने बाकायदा जनमन धन बाजार भी सजा रखा है, लेकिन वहां पर लोगों की एक शिकायत जो बार बार उभर कर सामने आ रही है और मैं चाहूंगी कि आप इस पर जवाब दें कि लोग कह रहे हैं, खासतौर से मिडिल क्लास नौकरी पेशा जो लोग थे, क्रांति की तरीके से उन्होंने नोटबंदी में शिरकत की है, काले धन के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी, वो खुद को कुछ ठगा सा महसूस कर रहे हैं। क्योंकि फिर से लौट कर मैं इनकम टैक्स पर ही आऊंगी, महीने में करीब 1,000 के आसपास की छूट, क्या यहां सरकार की तरफ से कुछ कंजूसी बरती गई क्योंकि कुछ और सेक्टर्स पे शायद ज्यादा फोकस था सरकार का? देखिए, आप एक बात समझिए, यह पहली बार एक ऐसा बजट है जहां इनकम टैक्स की सीमा नहीं बढ़ाई गई है, लेकिन फिर भी लोगों को राहत दी गई है। इस बात को आप समझिए, सीधा 30% से 25%, आम आदमी में 5% की सीधी छूट, जो मैंने बताया आपको, 3 लाख से 5 लाख, 2.5 लाख से 5 लाख तक आपकी अगर कमाई है, और अगर आप थोड़ा सा इंसेंटिव लेंगे तो 10 लाख तक की कमाई पर आपको सीधे 5% की छूट का फायदा मिलने वाला है। तो ये छोटा फायदा नहीं है, इस बात को समझिए। लेकिन आज जो दूसरी बात, अगर आप उसको पूर्णता में देखिए, अगर आप मिडिल क्लास की बात करेंगे तो मैं ये भी मानूंगा कि जो छोटी छोटी कंपनी जिनका टर्नओवर 50 लाख है, जिनका टर्नओवर 40 लाख है या 1 करोड़ है, उनको भी परेशानी तो हुआ करती थी ना। तो आज वहां से लेके 50 करोड़ तक के आपका टर्नओवर है, तो उस सबों में आपका कॉर्पोरेट टैक्स 30 से 25% कर दिया गया, जो कंपनियां, भारत की कंपनियों की 96% है। तो इसका भाव क्या है? भाव यह है कि आप टैक्स को कंप्लाई करना शुरू करिए। और आज देखिए, मोदी जी ने एक बहुत बड़ी बात कही कि जो सैलरीड क्लास है वही सबसे ईमानदारी से टैक्स दिया करता था। और आज पहली बार भारत के वित्त मंत्री ने शायद आजाद भारत में देश के सामने बताया है कि 125 करोड़ के देश में सिर्फ 24 लाख लोग ही 10 लाख से अधिक टैक्स दिखाते हैं। और कितनी, लगभग 1.25 करोड़ गाड़ियां खरीदी गई हैं पिछले 2 साल में, उन्होंने बताया, और लगभग 1.25 करोड़ लोग विदेश जाते हैं। तो इतने जाते हैं फिर भी टैक्स नहीं दिखाते हैं। तो आज देश के सामने आईना रखा है उन्होंने कि जो सैलरीड मिडिल क्लास, आपके ऐसे लोग जिनका एबीपी चेक से पेमेंट करता है और टैक्स करता है, तो आप कैसे लोगों से सीखो, प्रोफेशनल हो, व्यापारी हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, उनको आग्रह किया गया है कि इस देश को, विकास को आगे करने के लिए टैक्स कंप्लायंट बनो, तभी देश मजबूत बनेगा। और आपने देखा होगा एक बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि आईना एक तरीके से इस बजट के जरिए दिखाया गया है एवरेज 17% कंप्लायंस आगे जी। बस मैं ये जानना चाह रही थी आपसे कि टैक्स का नेट जो है वो किस तरीके से बढ़ेगा इस बजट में, अगर ये बता पाए आप तो। देखिए, टैक्स का लोड बड़े लोगों पर बढ़ेगा, मतलब जिनका टर्नओवर 50 करोड़ से अधिक है, जो बड़े वकील हैं, बड़े प्रोफेशनल हैं, जो महीने में करोड़ों रुपया कमाते हैं, उनको अधिक टैक्स देना पड़ेगा। और देना भी चाहिए, क्यों नहीं देना चाहिए? आप मुझे बताइए। आप देश को अगर आगे बढ़ना है तो जिनको ईश्वर ने क्षमता दी है उनको देश के लिए, मैं आपसे, आपके सवाल के जवाब में मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, एबीपी के दर्शकों के लिए देश भर में, जो ईमानदारी से सैलरी प्राप्त करके अपना टैक्स कटवाते हैं, क्या देश चलाने की जिम्मेदारी उन्हीं की है, या देश के लिए उन सबों को सहयोग करना चाहिए जो अपनी इनकम को ईमानदारी से नहीं दिखाते हैं? इसलिए तो कहा गया 3 लाख से ऊपर का अब कैश का चलन नहीं होगा, होगा तो उस पर डिसइंसेंटिव होगा। ये सारी बातें उसी से है कि नहीं है? और आपको चिंता भी नहीं हो तो आधे पेज का आपका इनकम टैक्स का फॉर्म है जी। अगर आपने इनकम टैक्स को पहली बार देना शुरू किया है तो अगर आपके अकाउंट में कोई अनयूजुअल मूवमेंट नहीं है तो नहीं होगा। आपने एक बात और देखी होगी, आज वित्त मंत्री ने बताया कितनी बड़ी संख्या में लोगों ने नोटबंदी के बाद 50-50 लाख रुपए जमा किए अपने अकाउंट में, 80 लाख जमा किए हैं। उन्होंने इस बात को भी स्वीकार किया, देश को बताया।
तो आपको यह बताना पड़ेगा कि 50 लाख रुपया कहां से आया। और रविशंकर जी, अपनी मैं कमाई का एक स्रोत खुशखबरी दे दूं और टैक्स आपके दिया लिए नहीं भी और दिया, देश के नहीं लिए दिया भी तो खुशखबरी दीजिए। कि बजट तो का भारत की सकारात्मक असर इस वक्त सेंसेक्स पर देखने के लिए मिल रहा है। जल्दी से हम आपको दिखा देते हैं इस वक्त की ये बड़ी खबर। सेंसेक्स 28,000 के पार पहुंच चुका है। बजट के बाद सेंसेक्स में 450 अंकों का एक उछाल देखने के लिए मिला है। निफ्टी 8,000 के ऊपर कारोबार कर रहा है। तो बाजार पर यह सकारात्मक असर बजट के बाद सेंसेक्स 28,000 के पार चला गया है। तो 450 अंकों का ये उछाल देखने के लिए मिला है। ये देख रहे हैं आप सेंसेक्स और निफ्टी किस तरीके से हरे रंग में कारोबार कर रहे हैं इस वक्त। 28,137 पर सेंसेक्स, निफ्टी 8,716। रविशंकर प्रसाद जी, दिग्गज केंद्रीय मंत्री, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रविशंकर जी, बाजार में ये सकारात्मक रुख देखने के लिए मिल रहा है, स्टॉक मार्केट में उछाल आ रहा है, मतलब जो सेंटिमेंट है लगातार जिसकी बात की जाती है कि देखिए इकोनॉमी किस दिशा में किस रफ्तार के साथ आगे बढ़ेगी, वो आंकड़े तो बाद में आएंगे, पहले सेंटिमेंट तो देखिए। तो साहब, सेंटिमेंट तो यहां पर सकारात्मक, हरे निशान में इस वक्त बाजार कारोबार कर रहा है। आपने बहुत सही कहा, हमें बाजार के सेंटिमेंट पर संतोष है, लेकिन मुझे सबसे बड़ा संतोष तब है जब हमारे गरीब किसान के चेहरे पर मुस्कान है। हमारे जो 2 लाख कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं वो काम करते हैं, तो वो उनके चेहरे पर डिजिटल इंडिया को मजबूत करने से जो मुस्कान आएगी। आपको बताऊं, मैं देश का इलेक्ट्रॉनिक का भी मंत्री हूं। इसमें इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को भी बहुत इंकरेज किया गया है। मुझे एबीपी के दर्शकों को बताते हुए खुशी हो रही है कि पिछले 1.5 साल में हिंदुस्तान में 72 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री आ गई है, जिसमें 42 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग बनाती है और 30 कंपोनेंट। 1,26,000 करोड़ का पूंजी निवेश आया है सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में। आज जो इसको सुविधा दी है माननीय वित्त मंत्री ने एमसिप्स में, और बाकी जो इंकरेज किया है उनको ड्यूटी में, उससे देश में और बढ़ोतरी होगी। लगभग 3 लाख लोगों को हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नौकरी दे रहे हैं। देखिए, आप एक बात समझिए, नरेंद्र मोदी जी बदलाव के प्रधानमंत्री हैं। ये जनधन योजना, ये जैम योजना, ये आपके किसानों के लिए इतनी चिंता, आज देश में भ्रष्टाचार बंद है, ये डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया दलित लोगों के लिए, ये सब बदलाव के कार्यक्रम है। स्वच्छ भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जी, ये देख रहे हैं आप। पूरी योजना क्या है? सुकन्या समृद्धि योजना, गरीबों के लिए भी अमीरों के लिए भी, देश को मजबूत, पारदर्शी। और मैं आज अपने प्रधानमंत्री की हिम्मत की बहुत तारीफ करूंगा। अगर हमारे प्रधानमंत्री एक तरफ 500, 1000 के नोट को विमुद्रीकरण करने की भी हिम्मत रखते हैं, तो राजनीतिक फंड को भी मजबूत करने के लिए, ईमानदार करने की भी हिम्मत रखते हैं कि 20,000 रुपये फ्री थे कैश में, अब 2,000 जो चुनाव आयोग की अनुशंसा थी। इसके लिए हिम्मत चाहिए कि हमें देश को आगे बढ़ाना है। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि विमुद्रीकरण के बावजूद देश को कठिनाई हुई, आपने भी दिखाया, लेकिन देश मोदी जी के साथ खड़ा रहा कि उनको विश्वास था कि इसे देश आगे बढ़ेगा। और जो फसल की बुआई आगे बढ़ी है, जो टैक्स का कलेक्शन आगे बढ़ा है, ये सारा उस बात का संकेत है कि देश ईमानदार बनना चाहता है। बिल्कुल। अच्छा रविशंकर जी, एक सवाल मेरे मन में है कि देखिए ये 1 फरवरी को जो बजट आना था, विपक्ष की तरफ से लगातार हमला किया जाता रहा सरकार पर कि क्योंकि 5 राज्यों के अंदर चुनाव है, ऐसे में बजट को टाला जाना चाहिए, 1 फरवरी को बजट नहीं आने देना चाहिए। लेकिन अब जबकि बजट आ गया है और विपक्ष एक बार भी ये आरोप नहीं लगा पा रहा कि ये चुनाव को देखते हुए एक लोक लुभावन बजट ले आई है मोदी सरकार, क्या इसे अपनी सरकार के लिए एक तारीफ समझेंगे आप? देखिए, चुनाव तो हमेशा होते हैं ना। मोदी जी कभी चुनाव की चिंता नहीं करते, वो देश की चिंता करते हैं। और इस पूरे बजट का सार क्या है जो आपने देखा होगा? सुचिता, सुशासन, ईमानदारी, दूरगामी विकास। आप जब ये सोच लेके चलते हैं तो इस देश में चुनाव तो हर साल होते हैं। अब इस साल यूपी के हैं, पंजाब के, उत्तराखंड के, गोवा के हैं, फिर अगले साल आपके होंगे राजस्थान के, होंगे मध्य प्रदेश के, होंगे छत्तीसगढ़ के, फिर 19 आ जाएगा तो होंगे लोकसभा के। तो चुनाव तो हमें, कभी पंचायतों के चुनाव है, ये दीगर बात है कि हम सब में जीतते रहते हैं, एक आध को छोड़कर, आगे भी जीतेंगे। लेकिन आप ईमानदारी से काम करें तो देश आपके साथ खड़ा होता है। और अगर आपको एक बात में उदाहरण दूं कि मोदी जी ने अमीरों से आग्रह किया कि अगर आप गैस की सब्सिडी छोड़ सकते हैं, आप सक्षम हैं, तो आप छोड़िए।
100 करोड़ के अमाउंट की लोगों ने सब्सिडी छोड़ दी। आज तक देश में ऐसा होता था क्या? मुझे याद आती है लाल बहादुर शास्त्री ने 1965 के युद्ध में जब अमेरिका ने गेहूं भेजने पर पाबंदी लगाना शुरू की तो देश से आग्रह किया था कि एक बार सोमवार के रात का भोजन छोड़िए, और देश खड़ा हुआ था। देश जागता है, जगाने वाला होना चाहिए। इस बजट से देश को जगाने, मजबूत करने, ईमानदार करने, समृद्ध बनाने की कोशिश की गई है। सर जरा सस्ते घरों पर आ जाते हैं। सस्ते घरों को लेकर सरकार की तरफ से छूट तो दी गई है, लेकिन कुछ सवाल यहाँ पर लोगों से हमने जिस तरीके से बात की उनके मन में ये भी उठा कि होम लोन को लेकर ब्याज पर खासतौर से जो और छूट दी जानी चाहिए थी, या फिर कि घर का पोजीशन मिलने से पहले ही ईएमआई जैसे शुरू होती है फौरन ब्याज पर रियायत दे दी जाती टैक्स के अंदर, वहां आपको लगता है कि कुछ कमी रह गई, वो और किया जा सकता था आम आदमी को राहत पहुंचाने के लिए? आप सिर्फ आज के बजट में देख रही हैं, 31 दिसंबर को प्रधानमंत्री जी घोषणा हुई थी ना, याद है कि नहीं याद है आपको? जी। ग्रामीण आवास के लिए और शहरों के विकास के लिए, जो आवास के लिए जहां उन्होंने ऑलरेडी छूट की घोषणा कर चुके हैं, तो आपने देखा है। और अब तो बैंकों के पास पैसा आया है तो बैंक अपने आप इसकी पूरी कोशिश करेंगे। तो आज की जो घोषणा है ग्रामीण आवास के लिए 23,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं, इसको और 31 दिसंबर की घोषणा को आप साथ साथ देखिए। आप साथ देखेंगे तो आपको स्पष्ट दिखाई पड़ेगा कि बहुत छूट ऑलरेडी दी जा चुकी है। जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं वो अपना जो रखते हैं फिक्स डिपॉजिट, वो भी काफी फ्लक्चुएट करता था, उसमें एक घोषणा हुई है कि नहीं 8% लोगों को फ्लैट रेट पर मिलेगा। तो ये तो घोषणाएं प्रधानमंत्री जी 31 तारीख को कर चुके हैं। अच्छा साहब, एक बात और आपसे जानना चाह रहे थे कि हर बजट को अगर देखा जाए, हालांकि आप कह रहे हैं कि हर तबके के लिए कुछ ना कुछ इस बजट के अंदर है और वो नजर भी आ रहा है, प्रधानमंत्री मोदी भी कह रहे हैं कि देखिए दाल से लेकर डेटा तक का ध्यान रखा गया इस बजट में, लेकिन फिर भी आपकी नजर से मैं समझना चाहूंगी इस बजट का फोकस पॉइंट आपको क्या लग रहा है सर? फोकस पॉइंट सिर्फ एक है, भारत का विकास। एक भारत श्रेष्ठ भारत। यह है मोदी जी की सरकार। सबका साथ, सबका विकास। किसान, युवा, स्किल, डिजिटल, महिलाएं, जन कल्याण, उद्योग, लघु उद्योग, सबका विकास आप देख रही है। तो जब ये, और हां एक बात मैं आपसे कहूंगा कि मोदी जी की सरकार ने इस बात की कोशिश की है कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है तो सरकार को भी खर्चा करना पड़ेगा जी, तो इकोनॉमी में मजबूती आएगी। तो सरकार लीड ले रही है और प्राइवेट सेक्टर से आग्रह कर रही है कि आप भी खर्चा करिए और ईमानदारी से टैक्स भरिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते अगर आप नंबर दे जाएं, हालांकि आप ही की सरकार का बजट है, लेकिन अगर फिर भी चलते चलते आप नंबर दे जाएं वित्त मंत्री अरुण जेटली के इस देश के बजट को, तो एबीपी न्यूज पर। हम न चलते चलते न रुकते रुकते नंबर देना आपका काम है, हमारा काम करना है। इस बजट को ईमानदारी से लागू करना है। और अगर हम लोगों ने 2 साल में भारत से भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, ईमानदारी से काम करते हैं, अगर क्या वर्ल्ड बैंक, क्या आईएमएफ अगर भारत को दुनिया की एक सबसे प्रगतिशील इकोनॉमी मान रहा है, तो यह भारत का मान हमने बढ़ाया है। तो जो बजट का निर्देश है उसको पूरा करके दिखाएंगे। हाँ, आईटी मंत्री के रूप में मुझे बहुत संतोष है कि डिजिटल इंडिया को पुश करने का मेरा आग्रह रहा है और वो आज बहुत कसकर आगे बढ़ा है। अच्छा सर, लोक लुभावन बजट होने का विपक्ष भी आरोप नहीं लगा पा रहा है इस बजट में। ऐसे में आने वाले वक्त में चुनाव होने 5 राज्यों में, आपको लगता है कि कुछ फायदा इस बजट का चुनाव में मिल पाएगा? देखिए, मोदी जी की सरकार ने जिस तरह से काम किया है 2.5 साल में, उत्तर प्रदेश की जनता हो या उत्तराखंड की जनता हो या बाकी प्रदेशों की जनता हो, हमारे साथ आएगी, ईमानदारी से काम विकास के लिए करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रविशंकर जी, बात करने के लिए, वक्त निकालने के लिए। हम समझ सकते हैं वक्त की मजबूरी है। बजट आया है आज मोदी सरकार का, नोटबंदी के बाद उम्मीदों का बजट जिसका देश इंतजार कर रहा था। देश का बजट देश के सामने है और बहुत सही बात यहां पर रविशंकर प्रसाद जी ने कही है कि देखिए अब चुनौती बड़ी यह है कि किस तरीके से लागू किया जाए इन तमाम योजनाओं को जिनका जिक्र इस बजट में कर दिया गया है।